नमस्कार साथियों। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है शेलें या कहें चट्टानें। जैसा कि हम सब जान चुके हैं, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर शेलों के तीन मुख्य प्रकार हैं। एक आग्नेय शेलें, दूसरी अवसादी शेलें, तीसरी कायांतरित शेलें। बताना चाहूंगा, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इन सेलों के मुख्य प्रकारों को अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम कायांतरित शेलें, जिन्हें रूपांतरित शेलें भी कहा जाता है, का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रूपांतरित शेलों का अध्ययन। कायांतरित शेलें या जिन्हें कहें रूपांतरित शेलें, अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानी जाती हैं। अब हम रूपांतरित शेलों के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। रूपांतरित शेलें, जिन्हें अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। बताना चाहूंगा, मेटामॉर्फिक शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मेटा और दूसरा मॉर्फी, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है रूप परिवर्तन। यानी ऐसी शेलें जो रूप परिवर्तन से बनी हैं, वे शेलें रूपांतरित शेलें कहलाती हैं। वर्सेस्टर महोदय ने भी बताया है, वे सभी शेलें जिनके बिना विघटित हुए रूप एवं संरचना में परिवर्तन आता है, वे शेलें रूपांतरित या कायांतरित शेलें कहलाती हैं। सरल शब्दों में देखें तो हम कह सकते हैं, किसी मौलिक शेल के बगैर विघटन एवं वियोजन के उसके रूप एवं संरचना में परिवर्तन से बनी भिन्न प्रकार की शेल कायांतरित या रूपांतरित शेल कहलाती है। यहां दो शब्द गौर करने लायक हैं, एक विघटन और दूसरा वियोजन। बताना चाहूंगा, विघटन जब तापमान, तुषार, पवन आदि भौतिक क्रियाओं से शेलें ढीली होकर विखंडित हो जाती हैं, तो ऐसी क्रिया को विघटन कहा जाता है। जबकि वियोजन, जब शेलें ऑक्सीकरण, जलयोजन, कार्बोनेशन आदि रासायनिक क्रियाओं द्वारा कमजोर व ढीली होकर विखंडित हो जाती हैं, तो ऐसी क्रिया को वियोजन कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, कोई भी मौलिक शेल विघटन एवं वियोजन के बगैर उसमें रूप एवं संरचना में परिवर्तन आता है और उससे जो भिन्न प्रकार की शेल बनती है, वह रूपांतरित शेल कहलाती है। यहां मैं बताना चाहूंगा, यह मौलिक शेल आग्नेय भी हो सकती है या अवसादी भी हो सकती है या फिर कायांतरित भी हो सकती है। यानी आग्नेय शेल का भी रूपांतरण हो सकता है, अवसादी शेल भी रूपांतरित हो सकती है, या स्वयं में कायांतरित शेल भी फिर से रूपांतरित हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कायांतरित शेलों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। कायांतरित शेलों की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है, ये शेलें पूर्व विद्यमान शेलों के कायांतरण या रूपांतरण से बनती हैं। जैसा कि इसके बारे में मैं बता चुका हूं, रूपांतरित शेलें पूर्व विद्यमान शेलें, ये शेलें आग्नेय शेलें भी हो सकती हैं
ये शेलें अवसादी भी हो सकती हैं या फिर सौम्य कायांतरित शेलें भी हो सकती हैं। इस प्रकार पूर्व विद्यमान शेलों के बगैर किसी विघटन या वियोजन के, या सरल शब्दों में कहें बगैर किसी टूट फूट के, इनकी रूप व संरचना में परिवर्तन से जो नई शेल बनती है वह रूपांतरित शेल कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं रूपांतरित शेलें पहले से मौजूद सेलों के रूपांतरण से बनती हैं। दूसरी विशेषता है रूपांतरण के पश्चात मूल सेल से अधिक कठोर व संगठित हो जाती हैं। रूपांतरित शेलों की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि जब कोई मूल शेल, जैसा अभी अभी मैंने बताया, मूल शेल वह आग्नेय भी हो सकती है, अवसादी भी हो सकती है या सौम्य कायांतरित भी हो सकती है। जब कोई मूल शेल रूपांतरित होकर नई शेल बनती है तो वह पहले की अपेक्षा अधिक कठोर व संगठित हो जाती है। जैसा कि बताना चाहूंगा, चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। जब चूना पत्थर का रूपांतरण होता है या कहें चूना पत्थर रूपांतरित शेल संगमरमर में बदलती है तो वह संगमरमर चूना पत्थर की अपेक्षा अधिक कठोर व अधिक संगठित होता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है कार्बन रूपांतरित होकर जब हीरे में बदलता है तो हीरा कार्बन की अपेक्षा अधिक कठोर व अधिक मजबूत होता है। ठीक है। रूपांतरित शेलों की तीसरी प्रमुख विशेषता है जीवाश्म नहीं पाए जाते। बताना चाहूंगा रूपांतरित शेलों में यदि कोई जीवाश्म होता भी है तो रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान वह नष्ट प्राय हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार रूपांतरित शेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित शेलें पारगम्य तथा अपारगम्य दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे नीस एक पारगम्य रूपांतरित शेल है, जबकि स्लेट व संगमरमर अपारगम्य रूपांतरित शेल है। पांचवी विशेषता है इनमें बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। रूपांतरित शेलों में कई प्रकार के कीमती खनिज पाए जाते हैं। ऐसे में ये शेलें आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व रखती हैं। छठवीं विशेषता अनेक कायांतरित शेलें अपने संस्तर तल के सारे टुकड़ों में बटी होती हैं, जैसे अभ्रक शिस्ट। ठीक है। अब हम जानेंगे रूपांतरण के प्रकारों के बारे में। बताना चाहूंगा शेलों के रूपांतरण में कई कारकों की भूमिका होती है। साथ ही इन कारकों के कार्य तथा क्षेत्र में भी भिन्नता देखने को मिलती है। ऐसे में शेलों के रूपांतरण के प्रकारों को दो मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक रूपांतरण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर, दूसरा रूपांतरण के क्षेत्र के आधार पर। पहला, रूपांतरण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर शेलों का रूपांतरण चार प्रकार का होता है। एक तापीय रूपांतरण, दूसरा गतिक रूपांतरण, तीसरा जलीय रूपांतरण, चौथा ताप जलीय रूपांतरण। जबकि रूपांतरण के क्षेत्र के आधार पर शेलों का रूपांतरण दो प्रकार का होता है। एक प्रादेशिक रूपांतरण और दूसरा
संस्पर्शीय रूपांतरण। ठीक है, अभी जो हमने रूपांतरण के प्रकारों के बारे में जाना है, इन प्रकारों में से ज्यादातर एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए यहां पर हम रूपांतरण का सामान्य वर्गीकरण करेंगे और सामान्य वर्गीकरण के आधार पर ही रूपांतरण के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सामान्य वर्गीकरण में रूपांतरण का पहला प्रकार है तापीय या संस्पर्शीय रूपांतरण। तापीय या संस्पर्शीय रूपांतरण क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब गर्म मैग्मा समीपवर्ती शेल के संपर्क में आता है तो उच्च ताप के कारण शेल के पिघलने तथा भौतिक गुणों में परिवर्तन आने से रूपांतरित शेल बनती है। मतलब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब तप्त मैग्मा निकटवर्ती शेल के संपर्क में आता है या कहें शेल तप्त मैग्मा के संपर्क में आती है तो उच्च तापमान के कारण वह शेल पिघल जाती है और उस शेल के भौतिक गुणों में परिवर्तन आने से रूपांतरित शेल बनती है। ठीक है, रूपांतरण के इस प्रकार को तापीय इसलिए कहा जाता है कि इसमें तापमान की अहम भूमिका होती है, और संस्पर्शीय रूपांतरण इसलिए कहा जाता है कि यह रूपांतरण तप्त मैग्मा के शेलों के संपर्क में आने से होता है, इसलिए इसे संस्पर्शीय रूपांतरण कहा जाता है। कई बार मैग्मा में जल मिले रहने से शेलों में रासायनिक परिवर्तन भी होता है। दिए गए चित्र के माध्यम से आप रूपांतरण के दो प्रकार, एक संस्पर्शीय व तापीय रूपांतरण, दूसरा प्रादेशिक व गतिक रूपांतरण के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले चित्र में देखने से ज्ञात होता है इस प्रकार एक तप्त मैग्मा के संपर्क में आने से चूना पत्थर शेल संगमरमर में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार संस्पर्शीय व तापीय रूपांतरण में तापमान की अहम भूमिका होती है और तप्त मैग्मा के संपर्क में आने वाली शेल रूपांतरित हो जाती है, जैसे यहां पर चूना पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर में बदल गया। जबकि दूसरे चित्र में प्रादेशिक व गतिक रूपांतरण को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये परतदार शेलें हैं। इन परतदार शेलों में अत्यधिक संपीड़न के कारण ये मुड़ करके गहराई में चली गई। गहराई में अत्यधिक ताप व ऊपरी दबाव के कारण ये रूपांतरित शेल में बदल गई। ठीक है, रूपांतरण का दूसरा प्रकार है गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रूपांतरण की यह क्रिया विस्तृत क्षेत्र पर घटित होती है, जिसमें संपीड़न और तापमान दोनों का प्रभाव होता है। ध्यान रखने योग्य बात है, गतिक रूपांतरण में संपीड़न और तापमान दोनों की अहम भूमिका होती है। इस प्रकार का रूपांतरण सामान्यतः वलित पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जहां पर अत्यधिक संपीड़न के कारण शेलें यानी परतदार शेलें मुड़ करके अत्यधिक गहराई में चली जाती हैं और वहां उच्च ताप के कारण रूपांतरित शेल में बदल जाती हैं। यह रूपांतरित शेल रव्वेदार होती है, यानी इसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं, और यदि जिस शेल का रूपांतरण हुआ है यदि वो पहले से ही रव्वेदार है तो उसके रव्वों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है,
या कहें वे रव्वे फिर से नए रूप में संगठित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार गतिक रूपांतरण में संपीड़न और तापमान दोनों का प्रभाव होता है। संपीड़न के कारण परतदार सेलें मुड़कर भूगर्भ में जाती हैं और तापमान के कारण वो रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, यदि संपीड़न गति के कारण होता है और उससे हुए शेलों में रूपांतरण को गतिक रूपांतरण कहेंगे। स्थलखंड के एक दूसरे की ओर खिसकने पर जो संपीड़न होता है वह गति के कारण होता है, क्योंकि स्थलखंड एक दूसरे की ओर गति करता है, परिणाम स्वरूप संपीड़न उत्पन्न होता है। इस प्रकार के संपीड़न से जो सेलों में रूपांतरण होता है उसे गतिक रूपांतरण कहते हैं। इसके विपरीत गहराई के साथ दबाव बढ़ने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूगर्भ में गहराई में स्थित सेलें ऊपर के दबाव के कारण यदि उनमें रूपांतरण होता है या कहें वो रूपांतरित सेलें बन जाती हैं तो ऐसे रूपांतरण को स्थैतिक रूपांतरण कहते हैं। यानी इस प्रकार के रूपांतरण में किसी प्रकार की गति नहीं होती, केवल ऊपरी दबाव के कारण नीचे स्थित सेलों का रूपांतरण होता है। ठीक है, रूपांतरण का तीसरा प्रकार है जलीय रूपांतरण। बताना चाहूंगा, जल के साथ कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों के मिलने से एक अम्लीय घोल बनता है और यह अम्लीय घोल जब सेलों के खनिजों के संपर्क में आता है तो ऐसे में वह सेलों के खनिजों में परिवर्तन लाता है, जिससे सेलों का रूपांतरण होता है। इसके अलावा कई बार सेलों के ऊपर जल के दबाव से भी सेलों का रूपांतरण होता है। इस प्रकार जलीय रूपांतरण कई रूपों में होता है, किंतु जलीय रूपांतरण ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। रूपांतरण का चौथा प्रकार है ताप जलीय रूपांतरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रूपांतरण के इस तरीके में ताप व जल दोनों की भूमिका होती है। जब सेलों के ऊपर गर्म जल के होने से जल के भार, उसके दबाव और जलवाष्प से सेलों का रूपांतरण होता है तो वह ताप जलीय रूपांतरण कहलाता है। किंतु इस प्रकार का रूपांतरण भी नगण्य होता है, महत्वहीन होता है। ठीक है, अब हम रूपांतरित सेलों का वर्गीकरण जानेंगे। सबसे पहले हम मौलिक सेल, आग्नेय सेल से बनी रूपांतरित सेलों के उदाहरण लेंगे। उसके पश्चात अवसादी सेल से बनी रूपांतरित सेलों के बारे में जानेंगे। आग्नेय सेल से बनी रूपांतरित सेलों के प्रमुख उदाहरणों में ग्रेनाइट, जो एक आग्नेय सेल है, ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नीस में बदल जाती है। बेसाल्ट, यह भी एक आग्नेय सेल है, रूपांतरित होकर शिस्ट में बदल जाती है। ग्रेब्रो, यह भी एक आग्नेय सेल है, रूपांतरित होकर सर्पेंटाइन में बदल जाती है।
इस प्रकार आपने मौलिक सेल, आग्नेय सेल से बनी रूपांतरित सेलों के कुछ प्रमुख उदाहरणों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे अपसादी सेल से बनी रूपांतरित सेलों के बारे में। चूनापत्थर, जो कि एक प्रमुख अपसादी सेल है। चूनापत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर में बदल जाता है। संगमरमर से आप सभी परिचित होंगे। संगमरमर एक रूपांतरित सेल है, ठीक है। बलुआ पत्थर, जो कि एक अपसादी सेल है, रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट में बदल जाती है। शेल, यह भी एक अपसादी शेल है। सेल का मतलब एक बारीक कणों वाली शेल। यह रूपांतरित होकर स्लेट में बदल जाती है। कोयला भी एक अपसादी सेल है, रूपांतरित होकर ग्रेफाइट में बदल जाता है। इतना ही नहीं, एक रूपांतरित सेल भी फिर से रूपांतरित सेल में बदल जाती है। यहां पर बताना चाहूंगा, जैसे कोयला अपसादी सेल है और उसका रूपांतरित रूप है ग्रेफाइट। तो अब यहां पर ग्रेफाइट एक रूपांतरित सेल का रूप हो गया। ग्रेफाइट भी फिर से रूपांतरित होकर हीरे में बदल जाता है। तो यहां पर रूपांतरित सेल का भी फिर से रूपांतरण हो गया, ठीक है। धन्यवाद।